हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जीवन के विभिन्न आयाम। इसमें हम लोग यानी कि जो चैप्टर 6 इसमें खास करके वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कभी ना कभी आप तो वेदों के बारे में ज़रूर सुने होंगे, जिसमें जैसे वेद कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के वेद होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन वेदों के बारे में आप लोग कभी ना कभी तो जरूर सुने होंगे। तो ये जो पीरियड है, यानी कि जिस पीरियड में ये चारों वेदों की रचना की गई थी, उन पीरियड के बारे में यानी कि उस समय के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि उस समय जब ये वेदों की रचना हो रही थी तो उस समय का जीवन कैसा था, उस समय के लोग कैसे थे, उस समय के लोग क्या कार्य करते थे, उन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में यानी कि जो 6 है इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से ये जो एक सेंटेंस है इसको पढ़ते हैं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि याद कीजिए कि एक ऐसी कहानी जो आपके नाना नानी या फिर दादा दादी ने आपको सुनाई हो और उनसे पूछे कि यह कहानी उनको किसने सुनाई, और क्या आप स्वयं भी अपने बच्चों को यह कहानी सुनाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके द्वारा आपको सुनाई गई, और वो भी किसी ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनेंगे और उनके ग्रैंड पेरेंट्स से सुनेंगे। यानी कि ये जो कहानियां हैं वो सुनते सुनाते चली आ रही है और ये लंबे समय तक ऐसे ही चलती जाएगी। तो ठीक इसी तरीके से जब वेदों की रचना हुई थी, जो ऋग्वेद था, तो इस समय जो वेद थे वो लिखित रूप में मौजूद नहीं थे। यानी कि सुन करके, यानी कि जो भी ऋषि मुनि होते थे वो सुनते थे, सुन करके याद करते थे, और वही वेदों का जो ज्ञान है, वही वेदों की जो मंत्र हैं वो अपने शिष्यों को सुनाते थे और वो शिष्य अपने शिष्यों को सुनाते थे, और इसी तरीके से ये जो क्रम है वो चलता रहता था। और बाद में चल करके वेदों का लिखित रूप दिया गया उनको। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या करें यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों के पतन के समय, यानी कि जब हम लोग पिछले चैप्टर यानी कि जो चैप्टर 5 है उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। और हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कैसे थे, एक बहुत ही अच्छे तरीके से वेल इस्टेब्लिश्ड शहर था, और वो बाद में आगे चल करके वो जो शहर है उसका क्या हो गया? पतन हो गया। और कुछ प्रमुख शहर थे जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगन हो गया, इस तरीके के बहुत सारे शहर थे। तो उन शहरों का पतन हो गया। यानी कि पतन होने का मतलब क्या होता है? पतन होने का मतलब होता है नष्ट हो जाना। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो नष्ट कब हुई, यानी कि उसका पतन कब हुआ? लगभग आज से 3700 वर्ष पहले। और उसके बाद क्या हुआ कि आज से जब ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, ठीक उसी समय क्या हुआ कि एक अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता, यानी कि आज से लगभग 3700 वर्ष पूर्व जब हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, यानी कि जब हड़प्पा सभ्यता नष्ट होने के कगार पर थी, ठीक उसी समय क्या हुआ था कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, और भारत के पश्चिमोत्तर भाग कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर आप एक मैप देखेंगे तो हमने बताया था, जो भी फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर होगा हिस्ट्री की, जब हमने शुरुआत की थी तो उसमें आपको मैप देखने के लिए बताया था कि मैप कैसे देखा जाता है। तो फिर से यहाँ पे बता देते हैं। तो मैप देखने के लिए हमें क्या करते हैं कि जो भी मैप होता है उसका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो किस डायरेक्शन को बताता है? तो वो नॉर्थ डायरेक्शन को, यानी कि उत्तर दिशा को बताता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो दक्षिण दिशा को बताता है। और जब हम पेज को देखेंगे, जब मैप को देखते हैं, तो उसका जो राइट हैंड साइड वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं, यानी कि पूर्व बोलते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं या फिर पश्चिम बोलते हैं। तो हमें बात क्या करना है, किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं? तो पश्चिमोत्तर 2 शब्द से मिलकर के बना है। किससे? एक पश्चिम और दूसरा उत्तर, यानी कि पश्चिमोत्तर हुआ। तो हम लोग भारत के पश्चिमोत्तर भाग में, तो भारत का पश्चिमोत्तर कौन सा होगा? ये पश्चिम वाला एरिया है और ये उत्तर वाला। तो इसके बीच का जो एरिया है वही क्या कहलाएगा? पश्चिमोत्तर कहलाएगा। तो यहाँ पे आप गाढ़े जो डार्क कलर है इसमें आप देखेंगे कि इस एरिया में जब हड़प्पा सभ्यता का लगभग आज से 3700 वर्ष पूर्व पतन हो रहा था, पतन होने के कगार पे था, तो ठीक इसी समय भारत के पश्चिमोत्तर भाग में किन लोगों का आगमन हो चुका था? तो आर्यों का आगमन हो चुका था। किनका? आर्यों का। और ये लोग कौन से भाषा बोलते थे? यानी कि भारत में जो पहले से भाषा बोली जाती थी उन भाषा से अलग इन लोगों की भाषा थी। और वो भाषा कौन सी थी? तो वो थी संस्कृत। ठीक है ना? तो क्या करें यहाँ पे कि अलग भाषा बोलने वाले लोग पश्चिमोत्तर भारत में बसने लगे। इन लोगों की पहचान सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और धार्मिक स्तर पर एक विशिष्ट समूह के रूप में की जाती है। यानी कि इन लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और धार्मिक
स्तर पर अगर देखा जाए तो इनको एक विशिष्ट समूह यानी कि एक अलग ग्रुप में रखा जाता है। इनके बारे में हमें साहित्यिक और कुछ पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिलती है। तो हमें आर्यों के बारे में यानी कि जो आर्य लोग यहाँ पे भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आकर के बसे थे, इनके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? जो हिस्टोरियंस हैं वो हमें कैसे बता पाते हैं कि इस एरिया में यानी कि भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आर्यों का आगमन हुआ था और ये लोग संस्कृत भाषा बोलते थे और ये लोग इस एरिया में अपना निवास स्थान बनाया था। तो ये हमें कैसे बताया जाता है? तो इसके दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में क्या हो जाएगा, यानी कि उस साहित्यिक स्रोत का मतलब क्या होता है, यानी कि वैसा स्रोत का पहले मतलब समझते हैं, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से हमें कोई चीज़ प्राप्त होता है तो वो क्या कहलाता है? स्रोत कहलाता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ इंफॉर्मेशन या फिर कोई सूचनाएं प्राप्त होती है तो वो सूचना का स्रोत कहलाता है। तो यानी कि और साहित्यिक स्रोत कहने का मतलब क्या है, यानी कि साहित्य से जुड़ा हुआ। साहित्य का मतलब क्या होता है? जो पठन पाठन के रूप में यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जो पठन पाठन से संबंधित हो उसको क्या बोलते हैं? साहित्य बोलते हैं। यानी कि लिखने पढ़ने के लिए जो यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साहित्य बोलते हैं। यानी कि उस समय में, यानी कि आज से लगभग 3700 वर्ष पहले कोई भी चीज़ जो लिखने और पढ़ने के लिए यूज किया जाता था और वो जो वस्तु हमें प्राप्त होती है और उससे हमें हिस्ट्री यानी कि जो इतिहास है उसकी जानकारी अगर जब हम मिलती है तो उसको क्या बोलेंगे? साहित्यिक स्रोत बोलेंगे। और उस समय का यानी कि वैदिक साहित्य का साहित्यिक स्रोत क्या कहलाएगा? तो ये 4 वेद अपने आप ही हैं, साहित्यिक स्रोत में आते हैं। और वो 4 वेद कौन कौन से हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। तो ये हो गए साहित्यिक स्रोत। और साथ ही साथ अब पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करें तो जो ऋग्वैदिक काल यानी कि जो वैदिक पीरियड के जो लोग थे, जो वस्तुएं यूज करते थे और वो वस्तुएं जमीन के अंदर दब गई और जब खुदाई के दौरान जो मिलती हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ बर्तन हैं, पॉट्स हैं और ये क्या है? चौसर है और बहुत सारी चीज़ें हैं उनके द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं हैं। जब खुदाई की जाती है, जब ये वस्तुएं मिलती हैं तो इन वस्तुओं के अध्ययन से भी पता चलता है कि ये कितनी पुरानी है और ये किस काम में यूज किए जाते थे। तो इसी के आधार पर हिस्टोरियंस हमें क्या बताते हैं कि ये लोग इस वस्तु का यूज करते थे इस समय के लोग, तो हमें उनके बारे में कुछ आइडिया मिलता है। तो ये क्या कहलाएगा? ये जितने भी वस्तु है वो क्या कहलाएगा? पुरातात्विक स्रोत। और ये जो वेदाज है, जितने भी वेदाज हैं, जितने भी वेद हैं, ये सब क्या कहलाएंगे? साहित्यिक स्रोत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? साहित्यिक स्रोत। तो आई होप साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत में अंतर पता चल गया होगा और ये भी पता चल गया होगा कि ये क्या होते हैं। उसके बाद क्या करें कि इन स्रोतों में वेदों का विशेष महत्व है। यानी कि वैदिक पीरियड में वैदिक साहित्य में, यानी कि जो वैदिक साहित्य है, वैदिक पीरियड है, उसमें वेदों का विशेष महत्व है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ठीक है। अब आगे क्या कर रहा है यहाँ पे कि वैदिक साहित्य 2 श्रेणियों में विभक्त है। यानी कि वैदिक साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भाग में। पहला पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक साहित्य, यानी कि वैसा साहित्य जिसमें ऋग्वेद का क्या था? महत्व था, प्रचलन था। उस साहित्य को क्या बोलते हैं? ऋग्वैदिक साहित्य। और दूसरा है उत्तर वैदिक साहित्य। और ऋग्वैदिक को छोड़ करके जितने भी साहित्य हुए वैदिक पीरियड के, वो सब क्या कहलाते हैं? उत्तर वैदिक। उत्तर वैदिक कहने का मतलब क्या है? बाद वाला। उत्तर पूर्व मतलब क्या होता है? पहले वाला। और उत्तर मतलब क्या होता है? बाद वाला। उत्तर कहने का मतलब क्या होता है? बाद वाला। यानी कि वैसा साहित्य जो ऋग वैदिक पीरियड के बाद आया उसको क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक साहित्य। और पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है। अगर हम पूर्व वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो उसमें किस वेद के बारे में चर्चा करेंगे? ऋग्वेद के बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तर वैदिक के बारे में बात करेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे शेष 3 वेदों का। शेष 3 वेद कौन कौन हो गए? अगर ऋग्वेद को छोड़ दें तो शेष 3 वेद कौन कौन हो गए? तो यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया। और उसी से जुड़ा हुआ क्या है? ब्राह्मण बोलते हैं। यानी कि अब ये ब्राह्मण, एक वर्ड आया है ब्राह्मण। ये ब्राह्मण क्या होता है? तो जितने भी वेदाज हैं, यानी कि ये जो चारों वेद हैं, इनके कर्मकांडों के बारे में, यानी कि इनमें यज्ञ कैसे आयोजित किया जाएगा, यानी कि वेदों में ईश्वर के बारे में लिखा गया। और ईश्वर को खुश करने के लिए क्या किया जाता था? यज्ञ किया जाता था। तो यज्ञ कैसे किया जाए, उसका अनुष्ठान कैसे होगा, उसमें कौन कौन से मंत्र का उच्चारण किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, इन सारी चीज़ों को डिटेल से किसमें समझाया गया है? ब्राह्मण में। यानी कि जो ग्रंथ में समझाया गया है, वेदों में भगवान की वेदों में यज्ञ कैसे किया जाएगा, जो भी बातें समझाई गई हैं, उन ग्रंथ को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण। और ब्राह्मणों की संख्या कितनी है? 9। यानी कि वैसे जो वेद, और ये जितने भी ब्राह्मण है वो किससे रिलेटेड हैं? वेद से रिलेटेड है। तो ब्राह्मणों की संख्या कितनी है?
9 और वेदों की संख्या कितनी है 4। और उसी से रिलेटेड एक और है अरण्यक। अरण्यक का मतलब क्या आता है, यानी कि ऐसा ग्रंथ जो जो जंगलों में पढ़ा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अरण्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरण्यक। अरण्यक का मतलब ही क्या होता है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, तो वैसा ग्रंथ जिसको जंगलों में पढ़ा जाता था उसको क्या बोलते हैं, अरण्यक। और एक है उपनिषद, जो वेदों के बारे में यानी कि जो दार्शनिक रूप से भगवान की व्याख्या करता है, यानी कि जिसमें आत्मा परमात्मा का जिक्र किया जाता है एक दार्शनिक रूप से, उसको क्या बोलते हैं, उपनिषद बोलते हैं। तो प्रारंभिक जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है 13। और कुल उपनिषद कितने हैं, तो कुल उपनिषद है 108। कितने उपनिषद हैं, तो 108। तो ये जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है इसको आपको क्या करना है, याद करना है कि वेदों की संख्या कितनी है 4, ब्राह्मणों की संख्या कितनी होती है 9, अरण्यक की संख्या कितनी है 6, प्रारंभिक उपनिषद कितने हैं 13 और कुल उपनिषद कितने हैं 108। तो यहाँ पे क्या करा है कि उत्तर वैदिक में जब हम पढ़ेंगे तो उत्तर वैदिक में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। और आई होप ये जितने भी टर्म्स हैं यानी कि इनका मतलब आपको पता चल गया होगा। उसके बाद क्या करें कि वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 कालखंडों में विभाजित किया जाता है, यानी कि वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक कालखंड को 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। पहला जो है वो क्या कहलाता है, ऋग वैदिक युग कहलाता है। क्या कहलाता है, यानी कि वैसा युग, वैसा समय जिसमें ऋग्वेद का महत्व हो, ऋग्वेद से जुड़ी बातें हों, उसको क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक युग बोलते हैं। और ऋग वैदिक युग कब से कब तक है, तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी कि ये जो 500 वर्ष का जो पीरियड है इसको क्या बोलते हैं, ऋग वैदिक युग बोलते हैं। और एवं उत्तर वैदिक युग कब से कब तक है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व वाला जो पीरियड होगा वो क्या कहलाएगा, उत्तर वैदिक काल कहलाएगा, उत्तर वैदिक युग कहलाएगा। और ये ईसा पूर्व क्या होता है, इसको हमने फर्स्ट जो वीडियोज है, फर्स्ट चैप्टर का जो फर्स्ट या सेकंड लेक्चर होगा उसी में हमने ईसा पूर्व क्या होता है और ईस्वी क्या होता है इसको अच्छे से बताया है। तो अगर ये नहीं पता है तो आप जा करके वो वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो वैद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। तो पहले ऐसा नहीं था कि जितने भी वेदाज हैं उनको लिखित रूप में मौजूद है और लीजिए आप पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं था। पहले वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे पहुंचता था, तो वो मौखिक रूप से पहुंचता था। जैसे हमने चैप्टर की शुरुआत में ही पढ़ा था कि जो कहानियां हैं जो दादा या फिर दादा दादी या फिर नाना नानी के द्वारा सुनाई जाती है एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से, और वो वैसे सुनते और सुनाते लंबे समय तक चला जा रहा है, ठीक उसी तरीके से वेद भी मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते थे। ठीक है ना। और इसमें क्या था कि विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र या प्रार्थनाओं, जिनको सूक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सूक्त। सूक्त का मतलब क्या है, यानी कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए जितने भी मंत्र हैं वेदों में उनको क्या बोलते हैं, सूक्त बोलते हैं। इसको लोगों ने कंठस्थ रखकर अनेक पीढ़ियों तक सुरक्षित रखा। यानी कि सोच के देखिए कि जितने भी वेदाज हैं, चारों वेदों के जितने भी मंत्र हैं उनको याद करना, फिर दूसरी पीढ़ी को याद करवाना, यानी कि अपने शिष्यों को, फिर वो अपने आने वाले पीढ़ी को याद करवाएंगे। इस तरीके से जो हमारा वेद है वो इतने समय से चलता आया। उसके बाद क्या करा है कि इन्हें कई सदियों के बाद लिखा गया और बाद में बहुत लंबे समय के बाद इसको क्या किया गया, लिखा गया। इसलिए वेदों को क्या कहते हैं, श्रुति भी कहते हैं। श्रुति का मतलब क्या होता है, सुना हुआ। अब आगे कहते हैं, अब आगे क्या है कि वेदों की भाषा, और वेदों की भाषा यानी कि वेद किस भाषा में लिखे गए हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है कि वेदों को कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था। तो वेदों की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राक संस्कृत। प्राक संस्कृत या फिर वैदिक संस्कृत कहते हैं। और आप जो स्कूल में जिस संस्कृत को पढ़ते हैं, जिस संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं, उस संस्कृत भाषा से क्या है, थोड़ी सी भिन्न थी। इन वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। यानी कि ये जो वेदाज हैं, जितने भी वेदाज हैं उनमें जो भी मंत्र लिखते थे वो अपने आप को कभी कभी क्या बोलते थे, अपने आप को आर्य कहते थे कि हम क्या हैं, आर्य हैं। और आर्य के विरोधी दास एवं दस्यु के बारे में कहा गया है कि वे आर्यों के देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले तथा यज्ञ न करने वाले थे। यानी कि दास या दस्यु, यानी कि जब आर्य लोग यहाँ पे आए, भारत में जब आर्य लोग इस जगह पे आए तो यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे, यानी कि आर्यों का आगमन इस क्षेत्र में हुआ और इस क्षेत्र में जो भी लोग रहते थे इनको इन लोगों ने क्या बना लिया, गुलाम बना लिया। और इनका कल्चर अलग था और इनका कल्चर अलग था। तो इस तरीके से ये लोग संस्कृत भाषा बोलते थे और इन अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए वेदों की रचना कर रहे थे। और जो लोग यानी कि इस जगह पे जो रहने वाले जो मूल निवासी थे यहाँ के,
इन लोगों को इनसे इनका जो ग्रुप था वो इनके ग्रुप से अलग था, तो इसलिए लोग क्या बोलते थे, इन लोगों को दस्यु बोलते थे। क्या बोलते थे? दास या फिर दस्यु। यानी कि यहाँ के जो मूल निवासी थे भारत के, इनको आर्यों ने क्या बनाया? दास या फिर दस्यु बना लिया। और दस्यु जाहिर सी बात है कि ये लोग इनके देवी देवताओं को नहीं मानेंगे। और क्या करें कि अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु बताया गया है। आर्यों का बड़ा शत्रु किसको बताया गया है? दास या फिर दस्यु को। क्यों बताया गया? क्योंकि इनके देवी देवताओं और इनके यज्ञ और कर्मकांड को वो लोग नहीं मानते थे। ठीक। और क्या करें कि इतिहासकारों का मानना है कि शायद यह दूसरी भाषा भी बोलते हों, और ये भी माना गया है कि संस्कृत के अलावे आर्य जो लोग हैं वो दूसरी भाषा भी बोलते होंगे। ऐसा हमें क्या है, स्पष्ट रूप से नहीं जानकारी मालूम है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखना है कि आर्य कौन थे। तो क्या करें कि आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है, जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया, जो वैदिक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे आर्य कौन थे ये पता चल गया होगा कि जो भारत के पश्चिमोत्तर भाग में आया और वहीं पे अपना निवास स्थान बनाया और वहीं पे भारत में एक नई संस्कृति की शुरुआत की, जिसको क्या बोला गया? वैदिक संस्कृति बोला गया। ठीक है। आगे है भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा वर्ग, ये क्या होता है? भारोपीय भाषा वर्ग, भारोपीय जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? भारत और यूरोप। यानी कि संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा का भाषा वर्ग का अंग है। ये भारोपीय भाषा मतलब संस्कृत क्या है? तो संस्कृत जो भाषा है ना वो भारोपीय भाषा वर्ग का अंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, यानी कि भारत की अनेक भाषाएं कौन कौन सी है? जैसे असमिया हो गया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, या फिर यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रीक हो गया, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। ये कैसे कर सकते हैं कि ये इसी परिवार से जुड़ी हुई है संस्कृत? तो क्या करें कि इन्हें भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके अनेक शब्द एक जैसे उनके अनेक शब्द जो हैं वो एक जैसे थे। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं तो संस्कृत में माँ को क्या बोलते हैं? मातृ बोलते हैं, हिंदी में माँ बोलते हैं, अंग्रेजी में मदर बोलते हैं, और जर्मनी में क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई मालूम पड़ते हैं। इसलिए जो संस्कृत भाषा है वो भारोपीय भाषा का क्या बोला जाता है? अंग बोला जाता है। अब क्या करें कि विगत वर्षों में वैदिक युग से संबंधित पुरातात्विक प्रमाण भी मिले हैं। जिन क्षेत्रों में आर्यों की संस्कृति का विकास हुआ है वहाँ ऐसे लोगों की बस्तियाँ थी जो पशुपालक और कृषक थे और खास प्रकार की मिट्टी के चित्रित धूसर रंग के बर्तन का प्रयोग करते थे। इसलिए अब साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही स्रोतों के आधार पर आर्यों के विषय में जान सकते हैं। यानी कि आगे चल करके जैसे जैसे क्या है उत्खनन हो रहा है, खुदाई की जा रही है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, पुरातत्वविदों के द्वारा, तो हमें आर्य संस्कृति के बारे में और भी जानकारियाँ क्या हो रही हैं? प्राप्त हो रही हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लोग किस चीज़ का यूज करते थे? चित्रित मिट्टी के से बने हुए बर्तनों का यूज वो लोग करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें अगले जो वीडियो होगा, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आर्यों का बसाव, यानी कि आर्य लोग कहाँ पे आकर के बसे थे, वो लोग क्या करना शुरू किया यहाँ पे, यहाँ के लोगों को कैसे विभाजित किया और इनके ऊपर कैसे राज किया और अपना जो साम्राज्य है वो कैसे विस्तार किया। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आगे अगला जो वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।